इससे पहले हमने आपको पिछले टॉपिक के बारे में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, ग्रेविटेशन होता क्या है उसके बारे में बताया था और उसकी एप्लीकेशन के बारे में बताया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। हमने जैसे पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यूनिवर्सल फोर्स होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। इसलिए चाहे वो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़े से बड़ा प्लैनेट का ना हो, हर ऑब्जेक्ट के बीच में यह फोर्स लगती है। इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी, और वहीं अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। इसी तरीके से जो दो बॉल्स होती हैं उनके मास कम होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। वहीं अर्थ बिटवीन टू अर्थ एंड सन जो होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि मास भी ज़्यादा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है सोलर सिस्टम को अपने सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने के लिए, सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। अर्थ जो मेन रीजन है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अर्थ ही नहीं, सभी प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं सन की वजह से, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सन के ऑल अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर tides in a sea are going to be produced because of the gravitational force in between the earth and moon। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये लीड करता है उसको के सी में टाइड्स बनते हैं। टाइड में लहरें, कभी लहर बहुत ज़ोर से बनती है, कभी धीरे बनती है, कभी ज़ोर से बनती है आगे आती है, कभी धीरे आती है। पानी की लहर बहुत ज़ोर से आना, यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बहुत से एग्जांपल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हमने सुने हैं, देखे थोड़ा बहुत हमने एक्सपीरियंस भी किए हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं वो है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स जो थे एक 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर्स थे। उन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को देखते हुए, उनकी कैलकुलेशन को देखते हुए उन्होंने प्लैनेट के मोशन के लिए 3 लॉ दिए जिन्हें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। और ये सेम लॉ जो होते हैं, यही सेम लॉ सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। सैटेलाइट्स जैसे कि मून, इस तरीके से उन्होंने अपने 3 लॉ के अकॉर्डिंगली ये समझाने की कोशिश, प्लैनेटरी मोशन जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अर्थ, तो किस तरीके से रिवॉल्व करती है उसको समझाने की कोशिश की थी केपलर्स ने अपने लॉस के अंदर। तो हम 1 बाय 1 करके केपलर्स लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। तो आवर टुडेज टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हर एक प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है वो उसकी जो ऑर्बिट होती है, इन एक्चुअल में वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती। उन्होंने एक नई ज्योमेट्री बताई कि जो प्लैनेट होती हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। इन एक्चुअल जो जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती हैं वो सर्कुलर नहीं होती, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। जैसे यहाँ पर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस 2 होते हैं, फोकस F1 एंड फोकस F2। और ये हमारा प्लैनेट, सपोज अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये कहता है
कि ये सारे के ऑल प्लैनेट, जितनी प्लैनेट्स होते हैं सारे के सारे अर्थ को लेके सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। और इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो सन होता है उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के दोनों फोकस में से एक फोकस में प्रिंट होता है। लेट अस सपोज दैट इज आवर सन। तो वो फर्स्ट लॉ क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ each planet revolves around the sun, revolves around the sun in the elliptical orbit, and sun is present at one focus either of two फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और वो दोनों फोकस में से एक फोकस में प्रिंट होगा। दैट्स आवर फर्स्ट लॉ। नाउ मूव टू सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जिस तरीके से ये हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट की ऑर्बिट, सपोज दैट्स अ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट एंड सपोज सन इज प्लेंट देयर, प्लैनेट इज देयर and planet is there। और यहाँ से हम इसे कनेक्ट करते हैं यूँ, ये तो ये पोजीशन को हम मानते हैं ए बी और ये सी डी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और दिए गए टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन टू से जो लाइन प्लैनेट को और सन को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। मीन टू से ये एरिया और ये एरिया और टाइम टी में है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, टी है टाइम टी है दोनों का। तो ये दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। मीन टू से एरिया ऑफ दैट एरिया is become equal to that area। ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होंगे। और अगर प्लैनेट की नियर है सन के तो मूव विद फास्ट स्पीड। अगर प्लैनेट सन के पास में तो उसकी स्पीड फास्ट होगी। एंड सिमिलर मैनर अगर प्लैनेट सन से दूर है तो उसकी स्पीड स्लो स्पीड होगी, स्लो स्पीड।
तो क्या बोला सेकंड लॉ, इसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, line joining the sun to the planet sweep the equal area in equal interval of time, equal interval of time, मीन टू से कि जो लाइन जो होती है, जो सन और प्लैनेट को टच कर रही है, वो इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर इक्वल एरिया स्वीप करेगी। मीन टू से एरिया ऑफ फिगर CDS is become equal to area ABS, मीन टू से ये एरिया और ये एरिया A1 एंड एरिया A2, A1 and area A2. That's a second law of motion. Second law of motion is second law of planetary motion. अब ये दोनों लॉ होने के बाद अब चलते हैं अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Kepler third law of motion, planetary motion, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बताता है हमें क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये कहता है क्यूब ऑफ डिस्टेंस का क्यूब प्लैनेट और सन के बीच में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड दैट इट टेक टू complete its one complete circulation। मीन टू से वो डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R जो है, इसे पूरा रिवॉल्यूशन लेने में टाइम T लगता है। इनके बीच में उन्होंने रिलेशन बताया कि ये तरह प्लैनेट है, इधर सन है, लेट्स से अर्थ। तो प्लैनेट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस और पूरा रिवॉल्यूशन लेने में टाइम जो लग रहा है वो टाइम है T। तो जो क्यूब ऑफ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंग
to third law. Q of distance in between the planet and sun is directly proportional to the square of time period it take for its complete revolution, अपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमें कैप्लस 13 लॉ मिले। कैप्लस में के फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि कैसा रास्ता होता है। उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ होता है जिसके अराउंड में अर्थ या आउटवर्ड प्लैनेट रिवॉल्व करता है। उन्होंने फिर बताया कि प्लैनेटरी मोशन में कितना एरिया कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर शिफ्ट करता है। और फिर उन्होंने हमें बताया कैप्लस थर्ड लॉ मोशन में कि तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताया। लेकिन वो हमें ये बात नहीं बता पाए कि इन सब को रोटेट कराने के लिए कौन सी फोर्स वर्क कर रही है, या जो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इनके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है। तो ये उनके लिए एक पहेली थी। लेकिन ये फिर पहली बाद में न्यूटन ने आके सुलझाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जितने प्लैनेट हैं रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट होते हैं अपनी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर पाते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं, हर ऑब्जेक्ट पर लगता है, इसलिए वो यूनिवर्सल फोर्स है। और कैप्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही जो न्यूटन थे उन्हें अपना इन्वर्स स्क्वायर लॉ मिला। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे मिला इसे हम देखते हैं जरा आगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ y कैप्लस लॉ। देखिए जैसा कि हमें पता है, हमने आपको इनिशियल स्टेट जो क्लास 9 का चैप्टर मोशन है उसमें बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसे एक सेंटर से फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो फोर्स जो होती है मास वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस
बाय द प्लैनेट। फोर्स इक्वल टू mv²r। नाउ जैसा हमें पता है कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। अगेन हम यहाँ देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन d अपॉन t। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये वाला पाथ होगा, कहा जाए तो d क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, d इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी, सर्कमफ्रेंस है 2πr अपॉन t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी इक्वल टू 2πr अपॉन t। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 2π जो है कांस्टेंट वैल्यू है, 2π कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसे हम हटा सकते हैं बाई प्रोपोर्शनल लगाते हुए, प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। नाउ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो मैं थोड़ा सा सीरीज कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, क्या हुआ, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। नाउ v² हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r² अपॉन t², हमने r अपॉन r किया, तो क्या हुआ इसमें से, यहाँ आया v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ अपॉन t² इंटू 1 अपॉन r, एंड that is constant from Kepler's law, from Kepler third law, it is constant. So v² become equal to 1 upon r। v² की जो वैल्यू है 1 अपॉन r के बराबर हो गई। अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो है, यहाँ पे देखिए फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² अपॉन r, और v² की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन r के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v², putting the value of v², तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन r, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। दैट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरीके से केपलर्स लॉ का यूज करते हुए हमने देखा कि न्यूटन ने किस तरीके से इनवर्स स्क्वायर लॉ को बनाया था।
नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, if an object apply force on another object, then equal and opposite force experienced by that object that is opposite in direction. मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है. तो इस बात को देखते हो क्या मतलब है इसका कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है और सिंपल भाषा में जैसे को तैसा. तो इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए जैसे कि ये स्टोन है और ये अर्थ है. अगर ये स्टोन इधर अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्टेड बाई अर्थ, मूव डाउन, नीचे की तरफ अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है ये इस अर्थ के द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है. मीन टू से अर्थ ऊपर की तरफ जा रही है थोड़ा सा, क्योंकि जब ये डाउन जा रहा है तो अर्थ भी अब जानी चाहिए. तो थर्ड लॉ मोशन तो ये कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट मीडियम से अगर इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन पैदा होगा. अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मतलब क्या है, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस पर तो ये भी फोर्स लगा रहा होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो अर्थ भी इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. इसका मतलब ये है. तो बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट अगर हो रही है तो हमें तो दिखती नहीं है. ऐसा क्यों? तो इसका रीजन छिपा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में. सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ था हमारा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू ma. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m. x इज इक्वल टू F अपॉन m. जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है हमारा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. इसीलिए हम क्या देख सकते हैं कि जो बॉल है उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम है और बॉल का मास कम है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा हुआ है. और वहीं अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉल, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता भी है तो वो नाक के बराबर होता है, वो नज़रअंदाज करने लायक होता है, उसे हम नोटिस भी नहीं कर सकते. जैसे बोल सकते हैं एज द मास ऑफ बॉल इज वेरी स्मॉल, so acceleration produce also very less.
जो मास है बॉल का बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए उसमें जो एक्सचेंज पैदा हुआ है वो भी कम ही है। सेकंड, मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज। मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, so the acceleration produced is also very less। जो मास अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें जो एक्सीडेंट पैदा होता है वो कम होता है। डेट डिफिकल्ट टू नोटिस। ये माना ये कितना एक्सीडेंट पैदा करती है अर्थ, तो ये देखा जाता है कि अर्थ जो होती है 1 kg के ऑब्जेक्ट में, 1 kg का अगर ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। मीन टू से इस फोर्स से वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरीके से देखते हुए हमने ये देखा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फॉलो करता है ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट ओ और ये ऑब्जेक्ट ए। तो ये ऑब्जेक्ट ओ जो है ऑब्जेक्ट ए के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, अब ग्रेविटेशन फोर्स लगने के बाद भी ये अट्रैक्ट इसके पास क्यों नहीं आता? एक सेम आंसर इज दिस कि इस पर लगने वाली फोर्स केवल यही फोर्स नहीं है, ये और भी ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इस पर हर जगह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हर ऑब्जेक्ट ऊपर इधर हर जगह से फोर्स लग रही है यूँ। तो जब हर तरीके से हर जगह से फोर्स लग रही है इस पर, और ये अर्थ इस फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स पर लगने वाली नेट फोर्स इज 0। मीन टू से व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दैट? इट इज टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स। तो एक तरीके बैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग गई, बैलेंस्ड फोर्स। और जैसा कि मैंने पहले समझ रखा है कि जो बैलेंस फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं ला सकती, इसलिए जो बैलेंस फोर्स की वजह से आमतौर पे हम ऑब्जेक्ट को दिखते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे ही रखे रहते हैं, क्लिंग नहीं होते किसी से या टकराते नहीं हैं या चिपक नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी फोर्स में काम कर रही हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और फोर्स जो उसमें प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम सबको इधर से हटा दें, सबको हटा दें, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में क्लिंग हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे।